हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू बैच है 2024-25 के लिए वो मैंने शुरू कर दिया है। तो सोशियोलॉजी की जो क्लास है मैंने शुरू कर दी है। तो अगर आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ले रखा है तो मैं बता दूं कि उसके एक क्रम में चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं तो सभी सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो चुकी है चैनल पर। तो उसके लिए आप विज़िट कीजिएगा न्यू बैच 2024-25 के लिए। तो देखिए, सोशियोलॉजी की जो हमने क्लास शुरू की है तो उसके क्रम में आज हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 3। देखिए, यूनिट नंबर 1 एंड 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं। तो उसमें आपको पढ़ना है समाज के बारे में। समाज के बारे में देखिए सारी चीज़ें आपको पढ़नी कि समाज है क्या, समाज की क्या विशेषता है, समाज के क्या तत्व हैं, सारा कुछ समाज के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है समुदाय। तो जो चीज़ें समाज के बारे में पढ़नी है वही समुदाय के बारे में भी पढ़नी है। आखिर ये समुदाय होता क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या परिभाषा है। उसके बाद संस्था के बारे में पढ़ना है, संघ के बारे में पढ़ना है, सामाजिक समूह क्या होता है और मानव और पशु समाज कि मनुष्य का समाज कैसा है और पशु यानी जानवरों का समाज कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टॉपिक आपके हैं। तो आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम संस्थाएं और संघ पढ़ेंगे और सामाजिक समूह एवं मानव पशु समूह जो है ये हम पढ़ेंगे तीसरी वीडियो में, यानी यूनिट नंबर 3 पर 3 वीडियोस अपलोड करूंगी मैं आपकी। ये इसलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आप परेशान ना हो और एक सीक्वेंस में, एक क्रम में अपनी सारी चीज़ों को ढूंढकर पढ़ सकें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसकी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाज क्या है। तो समाज क्या है, हमें समाज का अर्थ जानना ज़रूरी है। देखिए, समाज शास्त्र में समाज शब्द का जो प्रयोग है वो विशेष अर्थ में किया गया है, क्योंकि समाज का ही क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो समाज शास्त्र है। यहाँ व्यक्ति के बीच में पाए जाने वाला जो सामाजिक संबंध है उन्हीं के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारा समाज में रहने वाले आसपास के लोगों से जो ताल्लुक़ बनता है, जो संबंध बनता है, वो एक जाल बनता है। उन सभी का अध्ययन किया जाता है सोशियोलॉजी में। तो देखिए, मैकाइवर एवं पेज जो कि विद्वान थे, उन्होंने समाज के बारे में कहा है कि समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का कई सारे लोगों के साथ रिलेशन होता है। एक व्यक्ति के कई सारे 10, 20, 30 दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार लंबे चौड़े ज़्यादा हो सकते हैं, पड़ोसियों से रिश्ता होता है, स्कूल में पढ़ने वाले के साथ दोस्ती होती है, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके कलीगों के साथ आपकी दोस्ती होती है। तो मैकाइवर एवं पेज ने वही बात बताई है कि समाज को हम सामाजिक संबंधों का जाल कह सकते हैं या ताना बाना कह सकते हैं। इन्होंने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज माना है, क्योंकि यहाँ पर संबंध जो है सदैव परिवर्तित भी होते रहते हैं। इसको जटिल व्यवस्था उन्होंने बताया है और इसको क्या बता दिया कि ये क्या है, ये समाज है और इसी समाज का हम अध्ययन समाज शास्त्र में करते हैं। अब देखिए, दूसरी डेफिनेशन है र्यूटर के अनुसार। डेफिनेशन आप ज़रूर नोट कीजिएगा, मैं हर वीडियो में डेफिनेशन आपको ज़रूर देती हूँ, 2 से 3, 4 डेफिनेशन देती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में इनको लिख सकें। डेफिनेशन लिखने पर क्या है, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। र्यूटर लिखते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। कि जो संबंध लोगों का है उसी के बारे में तो हम अध्ययन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है। तीसरी डेफिनेशन है गिडिंग्स के अनुसार। ये लिखते हैं कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। देखिए, गिडिंग्स समाज को संघ भी कहते हैं, संगठन भी कहते हैं और औपचारिक संबंधों का योग भी कहते हैं, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध है।
क्योंकि समाज में देखिए सहयोग की भावना भी हमें देखने को मिलती है। सहयोग का मतलब हेल्प करने की भावना। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है तो उसका दोस्त उसे मोटिवेट करता है, उसकी हेल्प करता है, उसे सपोर्ट करता है कि तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जहाँ भी ज़रूरत आए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पर देखिए समाज में हमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, इस तरह के लोग भी हैं। तो यहाँ पर जो सहयोग देते हैं तो वो उनके साथ परस्पर जुड़े होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम समाज शास्त्र में करते हैं और ये सब कुछ क्या है, समाज है। तो उम्मीद करती हूँ आप समाज को समझ रहे होंगे। समाज को समझने के लिए सबसे आसान है, आप देख लीजिए, आप समाज में रहते हैं, आपके आसपास हज़ारों लोग रहते हैं, सबके साथ आपका रिलेशन है और सोशियोलॉजी में उसी का तो हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे समाज की विशेषताएं। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा समाज का अर्थ परिभाषा देते हुए समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, एकदम सीक्वेंस में एक एक टॉपिक पढ़ा दिया जाता है हमारे चैनल पे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो समाज की पहली विशेषता है कि समाज संबंधों की व्यवस्था है, न कि मनुष्यों का समूह। देखिए इसको समझिए। देखिए साधारणतः मनुष्यों के समूह को हम समाज कहते हैं। स्त्री समाज और पुरुष समाज का प्रचलन इसी अर्थ में है। और यह भी सच है कि एक एक मिलकर बहुत से मनुष्यों का जो योग है वो समाज बन जाता है। किंतु एक या फिर कुछ एक व्यक्ति मिलकर समाज नहीं होते, बल्कि समाज तो अनेक मनुष्यों के संबंधों की एक व्यवस्था होती है। देखिए एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति मिलकर हम नहीं कह सकते ये समाज है। समाज में हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं और ये समाज के संबंधों की व्यवस्था है, ठीक है, ना कि मनुष्यों के समूह की। दूसरा है समाज अमूर्त होता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। देखिए अमूर्त का अर्थ है जिसका कोई ठोस आकार न हो, अर्थात जो स्थान न घेरती हो, जिसका कोई आकार न हो, जिसको स्पर्श न किया जा सके, जिसे उठाया अथवा रखा ना जा सके। तो वो क्या है, समाज कुछ इसी तरह का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज क्या है, अमूर्त है। तीसरी विशेषता है समाज में समानता और विविधता पाई जाती है। देखिए बहुत सारी चीज़ों में हम समानता भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों में हम डिफरेंस भी देखते हैं। देखिए समाज यद्यपि संबंधों की व्यवस्था होती है, लेकिन संबंधों का विकास मनुष्यों की पारस्परिक जागरूकता या पारस्परिक संपर्क या अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं समानता भी देखेंगे और कहीं ना कहीं डिफरेंस भी देखेंगे समाज के अंदर। तो ये भी समाज की विशेषता है। हम हर जगह एक जैसी चीज़ें नहीं देखते। हमारे भारत में ही देख लीजिए, अलग अलग स्थानों पर हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। पूरे भारत में जितने भी समाज है, क्या सबका कल्चर सेम है? नहीं, बहुत अलग अलग है। हर जगह की तो डायलेक्ट्स अलग है, यानी जो बोली होती है, ज़ुबान, वो हर जगह की अलग हमें देखने को मिलती है। रहन सहन अलग देखने को मिलता है। चौथी विशेषता है समाज में सहयोग और संघर्ष भी पाया जाता है। ये भी समाज की एक विशेषता है। सहयोग का मतलब होगा अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी अगर आपके सहयोग, आपके सपोर्ट में खड़े हैं कि तुम करो, जहाँ भी तुम्हें हमारी ज़रूरत है हम खड़े हैं, हम भी चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। और संघर्ष भी पाया जाता है। अब जैसे आप एक फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं होंगे, आपके जैसे वहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनका भी वही गोल होगा, वही लक्ष्य होगा जो आपका है। तो वहाँ संघर्ष आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वहाँ पे हमें इस चीज़ की भावना देखने को मिलती है कि कोई किसी का सहयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कोई खुद को आगे बढ़ाना चाहता है और खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हुए दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए भी तैयार रहता है। तो समाज में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठेस, नुकसान पहुंचाना भी देखने को मिलता है और हेल्प करना भी देखने को मिलता है। समाज की पांचवी विशेषता है समाज मानवीय अंतर्क्रियाओं का क्षेत्र है। देखिए हर व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही अपने जीवन को गुजारता है और मृत्यु भी उसको समाज में रहकर ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार समाज में ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह शक्ति को भी अर्जित करता है तथा उसका समाजीकरण भी होता है। उसकी स्थिति और जो भूमिका है दोनों का निर्धारण भी समाज में रहकर ही होता है।
तो इस प्रकार मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं और अंतःक्रियाएं हैं वो समाज में ही रहकर संपादित होती हैं। तो समाज क्या है? मानवीय अंतःक्रियाओं का क्षेत्र है, क्योंकि मनुष्य जो है समाज में रहकर ही अपने सभी कार्यों को पूरा करता है। छठी विशेषता है समाज में पारस्परिक निर्भरता। देखिए, कोई भी मनुष्य अन्य मनुष्यों से सर्वथा स्वतंत्र रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि हर कोई यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर भी करता है अपने किसी न किसी कार्य के लिए। देखिए, आपके पास अगर मान लीजिए आपके किराने की दुकान है, तो आप गल्ले का सामान बेचते हैं और आपको कपड़ा लेना है, तो क्या आपके पास कपड़े की दुकान होगी? नहीं, आप कपड़ा दूसरे दुकान पर से लेकर आओगे। आप मार्केट जाओगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप मार्केट में जाकर अलग अलग दुकान से अलग अलग प्रकार के सामान को खरीदेंगे। तो क्या है, मनुष्य निर्भर करता है ना दूसरों पर भी। कहीं आप देखिएगा वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कहीं कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है, कहीं साड़ी का उत्पादन किया जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर कहीं पेन बनाए जा रहे हैं, कहीं नोटबुक बनाई जा रही है। तो हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड होता है समाज में रह करके। तो वही कहने का मतलब है कि समाज की ये भी एक विशेषता है। सातवीं विशेषता है समाज परिवर्तनशील होता है। देखिए, समाज की जो जड़ है चेतन नहीं है। भौगोलिक दशाएं, जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिकी कारक या आर्थिक कारक आदि में परिवर्तन होता रहता है। समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। समाज में परिवर्तन होता है और आप जब आगे जाएंगे बीए थर्ड सेमेस्टर में आप समाज में परिवर्तन जो हो रहा है उसके बारे में ही पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपकी इसी तरह क्रम में बढ़ती रहेंगी। तो ये भी समाज की एक विशेषता है कि समाज में लगातार इसके संरचना, संगठन, क्रिया सभी में बदलाव भी आता रहता है। आठवीं विशेषता है समाज एक जटिल व्यवस्था होती है। देखिए, समाज का जो स्वरूप है वो आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है और समाज का विकास किसी एक या कुछ संबंधों के द्वारा नहीं होता। इसमें मनुष्यों के सभी प्रकार के संबंध शामिल रहते हैं। समाज में समानता के साथ असमानता, सहयोग के साथ असहयोग भी देखा जाता है। समाज स्वयं तो अमूर्त होता है, परंतु इसमें अनेक समूह और उपसमूह भी रहते हैं। और देखिए, इसी कारण हम कहते हैं कि समाज का जो रूप है, स्वरूप है, वो अत्यधिक जटिल है। समाज शास्त्र एक जटिल विज्ञान है और समाज भी एक जटिल व्यवस्था है। तो ये भी समाज की एक विशेषता है। तो ये 8 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिखकर पूरा मार्क्स ले आ सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है समाज के आधार या तत्व। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में कि समाज के तत्वों का वर्णन कीजिए या समाज के आधार बताइए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर इसलिए मैं हर टॉपिक आपका कवर करा देती हूँ जब आपकी चैप्टर की वीडियोस अपलोड करती हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक आपका न छूटे। देखिए, समाज के तत्वों में पहला तत्व है रीतियाँ। रीतियाँ का मतलब होता है कि देखिए, समाज में आपको रीति रिवाज देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समाज के आधार हैं, समाज के तत्व हैं। देखिए, समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध अनेक रीतियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे कि आप देखिएगा, हर समाज में एक जैसा खान पान नहीं होता। अलग अलग स्थानों पर कुछ चीज़ें बहुत फेमस होती हैं खाने पीने में, पकवान बनाने में। और हर जगह का आप रहन सहन देखिएगा, हर जगह एक जैसे कपड़े नहीं पहने जाते। आप कहीं देखिएगा, कहीं बहुत साड़ी पहनी जाती है, कहीं के समाज में सूट भी पहना जाता है। तो कहीं आप देखिएगा लोग कुर्ता धोती पहनते हैं, कहीं कुर्ता लुंगी पहनते हैं, कहीं शर्ट टी शर्ट लोअर पैंट, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। आप देखिएगा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के रीति रिवाज, रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा, विवाह जो होता है अलग अलग स्थानों पर आप देखिएगा अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरह का लोग का कल्चर होता है। तो ये सब क्या है, रीतियाँ होती हैं समाज की, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व या आधार है समाज का। समाज का दूसरा आधार है कार्य प्रणालियाँ। देखिए, कार्य प्रणाली जो है इसको भी समाज का एक प्रमुख आधार माना जाता है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणाली को इस संस्था के नाम से पुकारा है।
और देखिए कार्य प्रणाली के ही माध्यम से लोग समाज में विशेष रूप से अपनी आवश्यकताओं या अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो कैसे अपनी आवश्यकता या अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। तो आप देखिएगा समाज में हर व्यक्ति का कोई ना कोई कार्य होता है, हर कोई ना कोई कार्य करता है, तो ये भी एक समाज का बहुत इम्पोर्टेंट तत्व या आधार है। तीसरा तत्व है अधिकार। देखिए अधिकार को सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक बहुत प्रमुख आधार है और कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। देखिए समाज में अनेक संगठन, समितियां, समूह आदि होते हैं जिनके कार्य, संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति का कुछ अधिकार या शक्ति होना उनके पास ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अधिकार भी समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा है पारस्परिक सहायता। ये भी समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की तो हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। बताइए अगर यहाँ पे समाज है, हम जहाँ रहते हैं वो समाज है, हम समाज में ही रहते हैं। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो अगर बताइए समाज में किसी व्यक्ति में भी किसी व्यक्ति की सहयोग करने की भावना ही नहीं होती, कोई किसी का साथ नहीं देना चाहता किसी के कार्य में, तो बताइए क्या कोई यहाँ मिलजुल कर रह पाता? नहीं रह पाता। आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता। यहाँ आप देखिएगा कोई आसपास के पड़ोसी अगर दूसरे धर्म, दूसरे जात के भी हो तो भी लोग पड़ोसियों का सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो अगर हम ये ना चीज़ हो ना तो हम समाज की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो पारस्परिक सहायता भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है समाज का। पांचवा तत्व है समूह एवं विभाग। देखिए समाज अनेक समूह एवं विभागों से मिलकर बना होता है और हम अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह होते हैं, समितियां या संगठन पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाता है। देखिए परिवार हो, क्रीड़ा समूह यानी ग्रुप बनाकर खेल कूद जो होता है, जाति, गांव, कस्बा, नगर या समुदाय हो, महाविद्यालय आदि समूह या विभाग ही होते हैं जिनसे समाज बनता है। आप देखिएगा स्कूल है, स्कूल भी एक समुदाय है, कहीं ना कहीं परिवार भी एक समुदाय है, कहीं ना कहीं महाविद्यालय भी समुदाय है। तो क्या है, ये लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही है ना, वहाँ से हमें नॉलेज मिल रहा है और मनुष्य परिवार में ही रहकर उसका अच्छा पालन पोषण होता है। तो हमें समाज में समूह भी देखने को मिलता है, विभाग भी देखने को मिलते हैं, हर चीज़ के अलग अलग। तो ये भी समाज के महत्वपूर्ण तत्व या आधार हैं। अगला है स्वतंत्रता। देखिए समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व है। समाज का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं होता। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से होता है और यहाँ पर व्यक्तियों को कुछ स्वतंत्रता भी दी जाती है जिसके साथ वो अपने कार्य को कर सके, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, अपने कार्य को कर सके। देखिए हम रहते हैं तो सरकार के द्वारा हमें स्वतंत्रता दी जाती है। हमारे संविधान में भी नागरिकों को स्वतंत्रता दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनके थ्रू वो कोई भी काम करके अपनी आजीविका कमा सकता है, अपने ख्वाब को पूरा कर सकता है। हाँ बस वो चीज़ लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, समाज के आधार या तत्व हैं। तो देखिए उम्मीद करती हूँ समाज का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उसके तत्व आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका समाज वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय। तो चलिए अब समुदाय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे समुदाय होता क्या है। समुदाय का अर्थ हम समझते हैं। देखिए समुदाय भी हमें समाज में ही मिलता है, ये एक समूह होता है। तो कैसे होता है, कैसे बनता है, आइए इसको समझते हैं। समुदाय को लोग आमतौर पर लोगों का समूह ही समझते हैं क्योंकि ये लोगों का समूह होता है। लोग मिल करके एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं किसी कार्य को करने के उद्देश्य से। यद्यपि यह सही है कि समुदाय लोगों का समूह होता है, परंतु समुदाय में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जिनके न होने पर मात्र व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय
नहीं कह सकते। कुछ ऐसे विशेषता होने चाहिए, कुछ ऐसे लक्षण होने चाहिए जिनके बल पर हम कह सकें हाँ ये समुदाय है, वरना लोगों के ग्रुप को हम क्यों कहेंगे कि ये समुदाय है। तो आखिर क्या ऐसा विशेषताएं होती हैं जिनके थ्रू हम कहते हैं कि यह समुदाय है। तो देखिए, समुदाय अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है एक साथ, यानी एक साथ आना, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। तो हम मिलकर हो जाता है कम्युनिटी, यानी एक साथ मिलकर सेवा करना। तो एक साथ मिलकर सेवा करने के उद्देश्य से जब मनुष्य इकट्ठा होता है और एक समुदाय बनाता है, उसका उद्देश्य क्या है? सेवा करना। एक साथ मिलकर उसकी विशेषता क्या है कि एक साथ मिलकर सेवा करना। तो हम उसे कहेंगे कि ये मनुष्य का जो समूह है ये एक समुदाय है। तो इस तरह कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। जब कुछ व्यक्ति एक साथ रहकर अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिसके लिए वे संगठित होते हैं। संगठित का मतलब इकट्ठा होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। 8, 10, 15, 20 लोग मिल करके, चाहे कितने भी लोग मिल करके एक संगठन बनाते हैं। मिलकर सेवा करना उनका उद्देश्य होता है। उस ग्रुप को हम कहते हैं ये समुदाय है। समुदाय की यहाँ पे 2 डेफिनेशन आसान सी मैंने नोट की है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहली डेफिनेशन है बोगार्डस के अनुसार। बोगार्डस लिखते हैं कि समुदाय वह सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम भावना हो जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहता हो, यानी हम की भावना होती है। हम की भावना का मतलब कि हम लोगों की सेवा करेंगे, जिसको जो ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे। मिल करके काम करना हमारा उद्देश्य है। दूसरी डेफिनेशन है के डेविस के अनुसार। के डेविस लिखते हैं कि समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके, यहाँ पे देखिए जो है उसको कट किया गया है। समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। तो सिंपल सी 2 डेफिनेशन मैंने आपके लिए नोट की है। नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय की विशेषताएं या आवश्यक तत्व। देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछ देगा समुदाय को परिभाषित करते हुए समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या समुदाय के आवश्यक तत्व बताइए। तो आवश्यक तत्व या विशेषताएं यहीं पर हैं, इनको मैं अभी समझा रही हूँ। देखिए, पहला विशेषता है या पहला आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का मतलब, अब देखिए मनुष्य लोग मिल करके, इंसान ही मिल करके एक साथ मिल करके ये डिसाइड करते हैं हम एक कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी को हिंदी में कहेंगे समुदाय, और हमारा उद्देश्य होगा सेवा करना एक साथ मिल करके। तो बताइए, अगर आपको इस तरह का कोई कम्युनिटी बनाना है तो आप बस सोच लेंगे और बन जाएगा? नहीं, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए ना, जिसको आप कहेंगे हाँ यही हमारा कम्युनिटी है। आप लोग वहीं पे बैठ के आपस में बातचीत करोगे, मीटिंग करोगे, किस तरह से क्या काम करना है आप लोग बैठकर वहाँ डिसाइड करोगे। तो वो निश्चित भूभाग का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा उस समुदाय को पहचाना जा सके या अन्य समुदायों से अलग किया जा सके। क्योंकि एक समुदाय तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे समुदाय हमें समाज में देखने को मिलेंगे। तो समुदाय का अलग अलग कोई नाम होना चाहिए उसका, जिससे पता चल सके ये समुदाय इन लोगों का है, इनका उद्देश्य क्या है, ये काम क्या करते हैं। तो इसलिए उसकी फिक्स जगह भी होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए। दूसरा है मानव समूह। देखिए, मानव समूह ही तो मिलकर के समुदाय बनाएंगे, तो बिना मनुष्यों के कैसे समुदाय बन सकता है। तो इसलिए मनुष्यों के बिना तो हम समुदाय की कल्पना ही नहीं कर सकते। मनुष्य ही मिलकर डिसाइड करेंगे समुदाय बनाने का, एक फिक्स ज़मीन लेंगे, कोई निश्चित स्थान बनाएंगे जो उनकी कम्युनिटी होगी। तो ये दोनों तो आवश्यक तत्व या विशेषताएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा है हम की भावना। देखिए, हम की भावना का मतलब होगा कि हम मिल करके एक दूसरे का साथ दें, इसीलिए तो समुदाय को बनाया गया है। तो बताइए, जब समुदाय मिल करके लोगों ने बना लिया, एक निश्चित भूभाग उन्होंने डिसाइड कर लिया जहाँ पे वो लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं, तो उन वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और हेल्प करने की भावना भी होना ज़रूरी है।
अगर वहाँ के लोगों में हम की भावना ही नहीं होगी तो वो समुदाय कैसे बन सकता है। वहाँ के लोग तो आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो इसलिए हम की भावना होगी कि हम सब साथ हैं, मिलकर काम करेंगे। चौथा विशेषता या आवश्यक तत्व है सामान्य जीवन। देखिए, एक ही भूभाग पर साथ साथ रहने के कारण व्यक्ति एक ही रीति रिवाजों का पालन करने लगते हैं और वे सामान्य जीवन एक साथ ही बिताने लगते हैं। यदि वे सामान्य जीवन व्यतीत न करें तो उनमें सामुदायिकता की भावना ही नहीं पनप पाएगी, क्योंकि जब तक लोगों का ख्याल मिजाज सब कुछ नहीं मैच करेगा तो वो किस तरह से समुदाय को बना पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी विशेषता है। पांचवी विशेषता है विशिष्ट नाम। विशिष्ट नाम का मतलब समुदाय का एक नाम होना चाहिए जिस नाम से उसे जाना और पहचाना जा सके, और विशिष्ट नाम के कारण ही सामुदायिक एकता कायम रहती है। तो ये 5 विशेषताएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर दिया है। हमने आज की वीडियो में समाज और समुदाय को पढ़ा पूरा डिटेल में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि समाज और समुदाय के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, या समाज एवं समुदाय में क्या अंतर है। तो आइए इन दोनों के बीच में अब हम अंतर भी देख लेते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ मैंने समुदाय को नोट किया है और दूसरी तरफ समाज को नोट किया है। आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 100% पूछेगा। समुदाय में पहला पॉइंट है, समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह होता है। कुछ व्यक्ति मिल करके समुदाय का निर्माण करते हैं। और समाज का पहला पॉइंट है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर देखिए समुदाय न भी बनाया जाए तब भी समाज होगा। समाज में रहने वाले लोगों का आपस में संबंध होगा और संबंधों का जाल होता है समाज। तो इनमें ये अंतर बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, समुदाय के लिए हम की भावना होना ज़रूरी है, क्योंकि जब 8 से 10, 15, 20 लोग मिलकर अगर समुदाय बना रहे हैं तो उन 20 लोगों के ख्याल मिलने चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उन 20 लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे तो किस तरह से हम उसमें हम की भावना देख पाएंगे। दूसरा है, समाज के लिए हम की भावना होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समाज में आप देखिए एक एक फैमिली रहती है, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी, रिलेशन सब कोई है। तो हम की भावना होना ज़रूरी नहीं है, तब भी आप समाज में अच्छे से निवास कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है समुदाय में कि समुदाय की रचना समाज से हुई है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों ने ही समुदाय को बनाया। समाज का निर्माण अति आवश्यक प्राचीन काल से हुआ है। जब से देखिए प्राचीन समय से तो समाज चला आ रहा है, जब से दुनिया कायम हुई है तब से समाज है। बस यही चीज़ें है ना कि कल्चर बदलता जा रहा है, लोग और सभ्य होते जा रहे हैं आज के टाइम में। चौथा देखिए, समुदाय में किसी समाज का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समाज में ही रहकर तो लोग समुदाय बनाते हैं, जबकि समाज में बहुत से समुदाय हो सकते हैं, क्योंकि समाज में रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति मिलकर समुदाय बना सकते हैं। तो ये भी एक अंतर है इनका। पांचवा अंतर है, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। अगर 10 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया हम एक समुदाय बनाएंगे, तो उसके लिए एक स्थान बनाओ। एक जैसे हम कह सकते हैं ऑफिस होनी चाहिए, ऑफिस ही हम कह सकते हैं ना, उसका एक नाम होना चाहिए जिस नाम से उसको पहचाना जा सके। जबकि समाज के लिए निश्चित भूभाग होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वो खुद ही समाज है। समुदाय मूर्त होता है, जबकि जो समाज है वो अमूर्त होता है। याद रखिएगा, ये 6 अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 अंतर काफ़ी हैं आपके लिए, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में समाज एंड समुदाय वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ अब यहाँ से आपका शॉर्ट लॉन्ग जैसा भी क्वेश्चन आए अब आप इनको लिख लेंगे। तो अभी यूनिट नंबर 3 पर 2 वीडियोस और आएंगी, क्योंकि 4 टॉपिक आपके अभी बचे हुए हैं, और इसी तरह आपके क्रम में सभी टॉपिक पर चैप्टर वाइज यूनिट्स आपको मिलती रहेंगी। और अगर जो भी सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।